गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अनइनकॉर्पोरेशन कंपनियाँ तो स्टैब्लिश होती नहीं है। हमने फिर इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में 3 कंपनियाँ, रजिस्टर्ड कंपनियाँ, स्टैट्यूटरी कंपनियाँ और चार्टर्ड कंपनियाँ। स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है मेरे बच्चों? सर स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती है जिसका सेपरेट एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के द्वारा। चार्टर्ड कंपनियाँ क्या होती हैं? जिसको किंग और क्वीन और क्राउन के चार्टर पर और ऑर्डर पर क्रिएट किया जाता है। इसको बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, चाहे टैक्स एग्जाम्पशंस हो या लाइबिलिटी एग्जाम्पशंस हो। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें अनपेड अमाउंट तक लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी, जिसकी लाइबिलिटी आपकी वाइंड अप पे अराइज होगी। और अनलिमिटेड कंपनियां, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, दैट इज 1% कंपनी। 1% कंपनी पहले बढ़ने से पहले एक बेसिक फ्रेमवर्क मैं आपको देता हूँ। 1% कंपनी के पीछे जो थॉट आया कि इस प्रकार की कंपनी है, इस प्रकार की ब्रीड को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं 2013 कंपनीज एक्ट में, वो रीज़न ये था कि अगर आप लोगों ने एक बिज़नेस का नाम सुना होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, उसका कैपिटल होता है, उसी के प्रॉफिट होते हैं, उसी के लॉसेस होते हैं, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी को बिजनेस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, लीगल फ्रेमवर्क उतना नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी हमने चीज़ें पढ़ी थी, मगर परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं होता, बिजनेस खत्म, सोल ट्रेडर खत्म, बिजनेस खत्म, है ना, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी था नहीं। उसी के कुछ डिसएडवांटेजेस पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसिडर किया और हमने सोचा अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को अपने बिजनेस को लीगल फ्रेमवर्क में करना है और अगर वो चाहता है कि उसके बिजनेस को एक लीगैलिटी मिले, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिले, उसके मरने के बाद भी वो बिजनेस रन होते रहे, है ना, उसको थोड़े से कंप्लायंसेस के साथ में अगर कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों ना किसी ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हम लोगों ने 1% कंपनी को कंपनीज लॉ में हम लोग इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू क्लास ऑफ कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। एक व्यक्ति के द्वारा एक कंपनी स्टैब्लिश की जा सकती है, जिसको हम 1% कंपनी कहते हैं। वही व्यक्ति उस कंपनी का मेंबर और एक लौता शेयर होल्डर भी होता है। आप उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ही इज ओनली वन मेंबर, ओनली द वन मेंबर और वन शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, है ना। 2 सबसेक्शन 62 कहता है 1% कंपनी एज ए कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज ए मेंबर। देखो सिंपल हो गया, ऊपर पर्सन लिखा था, नीचे मेंबर, ब्रैकेट में आप शेयर होल्डर भी लिख सकते हो। एक व्यक्ति रहेगा, एक व्यक्ति के अलावा उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते उसमें, ठीक है। जैसे पब्लिक में मिनिमम 7 होते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, ठीक है। क्यों बनाया गया इस कंपनी को, उसके पीछे के रीजंस देखिए। टू एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन को कोई इनोवेशन करने हैं तो लीगल फ्रेमवर्क में अगर आके आप करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करने के लिए, है ना, मॉडर्नाइजेशन को इंकरेज करने के लिए। और जो सोल ट्रेडर प्रोप्राइटरशिप के जितने डिसएडवांटेजेस थे कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, है ना, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी बच्चों, उसके लिए परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं होती थी, परपेचुअल सक्सेशन, तो ये सब ख़त्म हमने कर दिया ओपीसी लाने के बाद में। अगर आपको ओपीसी को स्टैब्लिश करना है तो बहुत ईजी है, एक बहुत ही ईजी फॉर्म निकाला है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। स्पाइस करके एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताया, इसमें आप एक दिन भर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अदर फॉर्म को छोड़ के। जैसे बाकी कंपनियों को थोड़ा समय लगता है, ओपीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपीसी 3(1) क्लॉज सी के अनुसार एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है, ठीक है बच्चों, एक फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होगा, मतलब कितना पैसा मिनिमम शेयर के रूप में आना चाहिए, ये कहीं पर भी कोई लिमिट नहीं दी हुई है। जितना ओपीसी यानी 1% डिसाइड करेगा उतनी लिमिट होगी। और ये लिमिट कहाँ दी रहेगी, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। किसी भी कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, जैसे कि नेम, जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइबिलिटी क्लॉज, जैसे कि रजिस्टर्ड क्लॉज। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या, पेड अप का मतलब क्या होता है, जो पैसा कंपनी के पास शेयर बेचने के बाद आ चुका है, तो वो मिनिमम कितना होगा, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप अपनी लिमिटेशंस खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपने उतना पैसा भी कलेक्ट नहीं किया तो फिर आपको कंपनी को दोबारा रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और एटलीस्ट वन मेंबर तो होना कंपनी में। और हाँ, ये बिजनेस में आप किसी प्रकार के शेयर्स नहीं इशू कर सकते, आपको समझना होगा। इसके कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ओनली 1% एज ए मेंबर और एज ए शेयर होल्डर। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, जिसको आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट लिखा है, द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन। ये अदर पर्सन के ऊपर आप लिख दीजिए बेटा नॉमिनी। ये जो 1% होता है ना, ये अपने बिहाफ में या अपने अलावा एक पर्सन को और अपॉइंट करता है, जिसको हम बोलते हैं लीगल नॉमिनी।
है ना, जो मे बी एक्सपर्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई लॉयर हो सकता है, उसका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये वह व्यक्ति होता है जब ये जो 1% होता है, अगर ये मर गया मान लो, या इन कैपेसिटी हो गई, जैसे लुनेटिक हो गया, मेंटली डिसेबल हो गया, किसी वजह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में नहीं है, तो ये जो नॉमिनी है ना, इसके मरने की या इसके इनकेपेबल होने के बाद तुरंत कंपनी का मेंबर बनता है, तुरंत। और जैसे ये मेंबर बनेगा तो फिर ये एक नया नॉमिनेशन बनाएगा। ठीक है, लॉजिक समझा? अब आप लोग सर लीगल नॉमिनी की ज़रूरत क्यों है? लीगल हायर्स भी तो होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे घर के जो होते हैं, तो लीगल हायर्स एक नहीं होते ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और नॉमिनेशन हमें एक व्यक्ति का ही करना है। तो लीगल हायर्स में थोड़े इश्यूज़ होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग मेंबर बन सकते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा रहे तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, जो अदर पर्सन होगा उसका नाम भी आपको मेमोरेंडम में लिखना होगा, बट उसकी कंसेंट के बाद, उसका कंसेंट लीजिए। ठीक है, उसका कंसेंट लीजिए, उससे पूछिए कि क्या तुम नॉमिनी बनना चाहते हो। अगर वो हाँ बोलेगा तो आपको नॉमिनी बनाना है, और नहीं बोलेगा तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और उसकी इन्फॉर्मेशन फिर आप आरओसी को भेज दो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप कंपनी को रजिस्टर्ड कर रहे हो तब आप उसकी इन्फॉर्मेशन किसको भेज सकते हो? आरओसी को, मगर उससे पूछने के बाद। ठीक है, और वो व्यक्ति को अगर लगता है इनकॉर्पोरेशन के बाद या इनकॉर्पोरेशन के पहले या इनकॉर्पोरेशन के वक्त कि मुझे इस कंपनी का मेंबर नहीं रहना है, तो तीनों टाइम पर, जो तीनों वक्त मैंने बोला, उसमें वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मेंबर जो है, द मेंबर ऑफ ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जो ओपीसी का मेंबर है, मतलब जो जिस व्यक्ति ने कंपनी को एस्टेब्लिश किया, मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ, नेम ध्यान देना, नेम ऑफ सच अदर पर्सन। ही इज नॉट चेंजिंग द अदर पर्सन, ही इज जस्ट चेंजिंग हिज नेम। इट्स लाइक सोनू टू मोनू, राजेश टू मनीष। तो जब वो नाम चेंज करेगा तो उसको आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा, ध्यान रखना, इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी कि आई एम चेंजिंग हिज नेम। लॉजिक समझा गया? वी आर नॉट चेंजिंग द नॉमिनी, वी आर जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ द नॉमिनी। तो ओपीसी पहले कंपनी को बोलेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल मेंबर पहले कंपनी को बताएगा, एक ही तो बात हुई, वो अपने आप को ही बता रहा है। फिर कंपनी किसको इंटीमेट करेगी? रजिस्ट्रार को, कि वी आर चेंजिंग द नेम ऑफ दैट अदर पर्सन, यू आर नॉट चेंजिंग दैट अदर पर्सन। तो देखो क्या लिखा है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी टू डीम टू बी चेंज इन द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। यू आर जस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, तो आपको वहां पर मेमोरेंडम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझे? बिकॉज अगर आप नॉमिनी को चेंज कर रहे हो, नॉमिनी को ही चेंज कर रहे हो, देन यू हैव टू चेंज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर आप उसका सिर्फ नाम चेंज कर रहे हैं, तो नाम चेंज करने का मतलब मेमोरेंडम को चेंज कर, अल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अल्टरेशन में यहाँ कोई इशू भी नहीं है, ये खुद भी अल्टर कर सकता है, अपने मेमोरेंडम को चेंज कर सकता है, इसको कोई जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं, क्योंकि कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, क्या ना, प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट कंपनी तो है नहीं है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया बेटा थोड़ा सा, जिस पे आपको काम करना है। अब कौन इसका मेंबर होगा? तो नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप, जो माइनर नहीं होना, 18 साल से ऊपर का होना, जो इंडियन रेजिडेंट होना, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 डेज रहा है। आपको पता होगा ये एलिजिबिलिटी होती है, अगर इफ़ यू आर एबल टू रिजाइड इन इंडिया इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 182 डेज, अगर 182 दिन आप रह गए कम से कम, तो यू आर एलिजिबल फॉर इवन फॉर इनकम टैक्स। तो अगर वो व्यक्ति पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 दिन रहा है, तो ही इज़ एलिजिबल टू बिकम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो वो व्यक्ति कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। और नॉमिनी के लिए भी सेम यही कंडीशन है, बट इसमें कंडीशन बता दूं मैं आपको, जो जैसे तौसीफ सर ने ओपीसी स्टैब्लिश किए, तो तौसीफ सर और ओपीसी स्टैब्लिश नहीं कर सकते। और तौसीफ सर ने अगर काशिफ सर को अपना नॉमिनी बनाया, तो काशिफ सर किसी और ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा है, नो पर्सन shall be eligible to incorporate more than one OPC और become nominee in more than one such company। ना आप एक से ज़्यादा ओपीसी स्टैब्लिश करेंगे ना, वो व्यक्ति जो नॉमिनेशन में एक से ज़्यादा कंपनियों का नॉमिनी बनेगा। माइनर नहीं हो सकता, ना मेंबर ना नॉमिनी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ना वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट पे शेयर होल्ड करेगा। बट इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पढ़े हो ना, वहाँ पर अपन माइनर को पार्टनर बनाते हैं, तो वो क्या एक्टिव पार्टनर होता है क्या? नहीं नहीं सर, वो सिर्फ बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए ऐड होता है। तो ऐसा कोई मेंबर यहाँ पर नहीं बनाने का, याद होगा ना आपको पार्टनरशिप फर्म में, है ना, सिर्फ एडमिशन फॉर द बेनिफिट्स, नॉट फॉर एनी लाइबिलिटी। बराबर है, समझ में आया आप लोगों को? क्या बोलने की कोशिश किया? और जैसे ही आप ओपीसी को रजिस्टर्ड करोगे तो आपको उसका नाम मिलेगा आरओसी की तरफ से, है ना। आप खुद ही मेंबर, खुद ही डायरेक्टर हो, तो आपको एमसीए के पास जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में। वो आपको डायरेक्टर बनने के लिए डिजिटल सिग्नेचर देंगे, आपको डायरेक्टर बनने के लिए डीआईएन देंगे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको आपकी ओपीसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। आपको पैन नंबर मिलेगा, टैन नंबर मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। ठीक है, ये सब पूरी चीज़ें मिलेंगी जो एक नॉर्मल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को मिलती है।
टैक्स अकाउंट नंबर, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू एनी अदर कंपनी, है ना, या सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 को लिख लो पर नॉट फॉर प्रॉफिट। ये जो ओपीसी है ये अचानक से अपने आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 8 मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, नहीं तो टैक्स लाइबिलिटी से बच जाएगा ये, ठीक है, लिख लेने का वहाँ पर। बट इट में कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में ये अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन है जो आपको भूलना है। और यही कंपनी एनबीएफसी वाला काम भी नहीं करेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी। व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंपनी, जल्दी बोलो सर। ये वो कंपनियां होती हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरी कंपनियों में बल्क में, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में। एक्विजिशन का इनका काम होता है, इनकी मेंबरशिप में कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉन एनबीएफसी फॉलो करता है आरबीआई के रूल्स को, और यहाँ पर ओपीसी का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो यू कांट डू एनी एनबीएफसी एक्ट, है ना, कॉर्पोरेशंस एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, मन्नापुरम, है ना, ये सब नाम सुना होगा आप लोग, श्रीराम इंश्योरेंस, श्रीराम कॉर्पोरेशंस, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ, ठीक है। मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है ओपीसी में, मैक्सिमम 15, ये रूल है कंपनीज एक्ट का, मैक्सिमम 15 अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो। कोई जनरल मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है आपको, देयर आर नो शेयर होल्डर्स। अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में, क्योंकि ये छोटे बिजनेस के लिए ये प्रावधान दिया गया वन ओपीसी का, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ओपीसी को, तो देखो ये जो हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 पैराग्राफ्स। ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी अदर कंपनी। अगर आपको वॉलंटरली कन्वर्ट होना है ना, कि नहीं यार अब आप कन्वर्ट हो ही जाते हैं, तो कम से कम आपको इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल हो चुके होंगे। देखो लिखा ना, अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक्सेप्ट, समझे ना। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी 1% कंपनी है, अब मुझे कन्वर्ट होना है अगर पब्लिक प्राइवेट में, तो मुझे कम से कम स्टैब्लिशमेंट के 2 साल हो चुके होंगे, 2 फाइनेंशियल ईयर मेरे जा चुके हैं। एक्सेप्ट वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 lakhs और इट्स एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सेस 2 crore। अब ये तो वो वॉलंटरली। अब ये जो 2 कंडीशन पढ़ रहे हो अब एक्सेप्ट वाली, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेंगी, यहाँ आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप छोटी कंपनी के घेरे में नहीं रहे, अब आपका दायरा बढ़ चुका है। और ओपीसी छोटी कंपनी के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई चीज़ है। तो क्या बोल रहा है, जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है या तो 50 लाख से ऊपर का हो चुका है, आपने जो पैसा इकट्ठा किया, और दोनों में से कोई एक कंडीशन है, और आपका जो एवरेज टर्नओवर है ना, सेल्स आपकी जो होती है ना, पिछले 2 या 3 साल की, वो 2 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। तो दोनों में से अगर कोई भी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप वॉलंटरली चलेगा ही नहीं, अब आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। काय में, या तो पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। 2 कंडीशन है, या तो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना है, तो 2 साल कम से कम इनकॉर्पोरेशन के होने चाहिए, और अगर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अगर वो 2 साल के अंदर ही या 2 साल के बाद भी अगर आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर का हो गया, या एंड नहीं, और या आपका जो एवरेज टर्नओवर है लास्ट 3 years का कितना हो गया, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा का, ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हैं और इन रूल्स को कॉन्ट्रवीन करते हैं, इनके खिलाफ काम करते हैं, तो फिर आपको फाइन लगेगा, जो 10,000 रुपये है, 10,000 रुपीज़, और वो एक्सटेंड हो सकता है हर दिन 1,000 रुपये के हिसाब से, अगर आप फाइन नहीं भरते हैं, है ना, ठीक है। और जो आपको अगर कोर्ट कहेगा, आरओसी कहेगा, एनसीएलटी कहेगा, अगर आप वो नहीं करते हैं तो, ठीक है। अगर ये मान लो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई कन्वर्जन की और आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो 10,000 फाइन है, और जितने दिन लेट करोगे उतने दिन का 1,000 रुपये जुड़ते जाएगा आपको। और यहाँ लिखा है, हियर मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये इसके रीजन लिखे हुए हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बताया, स्पाइस, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, स्पाइस, ठीक है। पक्का क्या क्या मिलता है इसको, इसका भी एक CIN होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, इसके डायरेक्टर को DIN मिलता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। कंपनी का अपना एक नाम होगा जो दूसरी कंपनी के एग्जिस्टेंस से अलग होना चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। कंपनी को कोई एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नॉमिनी है वो अपनी कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है, आप भी उसको कभी भी हटा सकते हैं, मगर आपको ये फिर इंटीमेट करना पड़ेगा, ROC को नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अपने नॉमिनी को हटा रहा हूँ, या वो खुद हटना चाह रहा है। और अगर आप सिर्फ उसका नाम चेंज कर रहे हो तो आपको मेमोरेंडम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हटाओगे, क्योंकि उसके आने नहीं जाने से या उसके नाम चेंज होने नहीं होने से मेमोरेंडम को फ़र्क नहीं पड़ता है। पक्का समझा बच्चों, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल वाला पॉइंट भी समझा, ओके। एनी डाउट प्लीज़ आस्क करिए। बेनिफिशियल इंटरेस्ट समझा, सिर्फ पैसे लगा दिए और
आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा कोई मेंबर नहीं चाहिए भैया हमको, या ऐसा कोई नॉमिनी नहीं चाहिए। ये पार्टनरशिप हमें कराते हो तो कराओ। सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसे कंपनी जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, उसमें आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टैक्स एग्जामिशन है। NBFCs में भी आप अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, समझा आप लोगों को? चलो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट।